नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। आज की कहानी कुछ अलग सी है, जासूसों की है। ऐसे जासूस जो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे दुनिया की सबसे गुप्त जानकारियां चुरा लेते हैं। दुश्मन क्या सोच रहा है, उसके पास कितने हथियार हैं, ये सब पता लगाने के अलावा वो दुश्मन के घर में घुसकर उनके हथियार भी तबाह कर आते हैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे। आज की कहानी में एक मिस्ट्री भी है। ये मिस्ट्री है एक देश में आए दिन हो रही आगजनियों की। कोई है जो इस देश के सबसे टॉप, सबसे सीक्रेट ठिकानों को जलाने में लगा है। कौन है ये देश, क्या कहानी है इन रहस्यमय आगजनियों की, और इन सब का कुर्सी पर बैठे बैठे कमाल कर जाने वाले दुश्मन देश के जासूसों से क्या रिश्ता है। आज के एपिसोड में आपको यही सब बताएंगे। इन सब की शुरुआत करेंगे फ्लैशबैक से। ईरान में नातांज नाम का एक शहर है। यहाँ शहर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है एक बड़ा सा कंपाउंड। इस कंपाउंड के भीतर 3 अंडरग्राउंड इमारतें हैं। ये लोकेशन कहलाती है नातांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। ये कंपाउंड ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे अहम ठिकानों में से एक है। समझिए कि न्यूक्लियर बम बनाने का सबसे ज़रूरी मसाला इन्हीं इमारतों में बनता है। क्या काम होता है यहाँ पर, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा साइंस में घुसना होगा। साधारण यूरेनियम से न्यूक्लियर बम नहीं बनता। इसके लिए चाहिए होता है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। इसको शॉर्ट में कहते हैं HEU, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। ये HEU यूरेनियम में पाए जाने वाले U-235 अणुओं का ताकतवर रूप है। U-235 को एनरिच बनाने का काम करते हैं सेंट्रीफ्यूजेस। सेंट्रीफ्यूजेस को समझिए बहुत तेज़ रफ्तार में घूमने वाली मशीनें। ये मशीनें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के सहारे यूरेनियम को एनरिच करती हैं। ईरान के नातांज प्लांट में यही सेंट्रीफ्यूजेस मशीनें लगी हैं। 2006 में ईरान ने यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट का काम शुरू कर दिया। उसे रोकने के लिए बातचीत और आर्थिक प्रतिबंध काम नहीं आ रहे थे। ऐसे में दूसरे देशों ने खोजा एक तीसरा तरीका। इस तीसरे तरीके को अंजाम देने के लिए प्लानिंग हुई एक सीक्रेट ऑपरेशन की। इसका नाम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। और इसी सीक्रेट ऑपरेशन में काम आए कुर्सी पर बैठे वो जासूस जिनका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था। कौन थे ये जासूस? ये थे यूनिट 8200 का हिस्सा। अब ये क्या है? इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सबसे बड़े हिस्सों में एक है मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, शॉर्ट में MID। इसका काम है सरकार और सेना को खुफिया जानकारियां देना, उन्हें किसी आगे आने वाले खतरे के प्रति आगाह करना। MID बनी है 3 मुख्य यूनिट से। एक है यूनिट 8200, दूसरी यूनिट है 9900 और तीसरी यूनिट है 504। इन तीनों में सबसे बड़ी यूनिट है 8200 जिसका हमने जिक्र किया। क्या काम है इसका? इसका काम है कंप्यूटर के रास्ते देश की हिफाजत करना। ये यूनिट दुश्मन के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर वहाँ से जानकारियाँ उड़ा लेती है। लेकिन ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स बस जानकारियाँ उड़ाने तक सीमित नहीं था। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का भट्टा बैठाना। इसके लिए यूनिट 8200 ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA के साथ मिलकर एक टॉप सीक्रेट साइबर वॉर प्रोग्राम बनाया। इसकी शुरुआत हुई 2006 में। सबसे पहले नातांज प्लांट के कंप्यूटरों की टोह ली गई, उनका कॉन्फ़िगरेशन पता गया है, प्लांट में क्या कैसे होता है इसका पूरा मैप बनाया गया। फिर इस डेटा के सारे तैयार किया गया एक बेहद जटिल वर्म प्रोग्राम। इस वर्म को नातांज प्लांट के कंप्यूटर कंट्रोलर्स में छोड़ दिया गया। ये वही कंप्यूटर कंट्रोलर्स थे जो इस प्लांट में लगी हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस मशीनों को चलाते थे। इस वर्म प्रोग्राम ने सेंट्रीफ्यूजेस मशीनों के साथ क्या किया? उनके घूमने की रफ्तार बदल दी। कुछ मशीनें तेज़ घूमने लगी, कुछ धीमी हो गई, सब अनियंत्रित। मशीनरी खराब हो गई, कई मशीनें फट गई। नातांज प्लांट के इंजीनियरों को समझ ही नहीं आया। शुरू में उन्हें लगा कि एक्सीडेंट हुआ, बाद में पता चला कि साइबर हमला है। इसके बाद ईरान ने अपने प्लांट की सुरक्षा के लिए नया साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया। तो क्या ईरान के नए साइबर प्रोग्राम ने यूनिट 8200 को रोक लिया? जवाब है नहीं। इस वक्त तक यूनिट 8200 और NSA मिलकर नए साइबर हथियार बना चुके थे। इनके नए बम्स ने फिर से अटैक किया 2010 में। इसने ईरान की करीब 1000 सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह कर दिया। ये ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बड़ा झटका था। 2006 से 2010 के बीच चले साइबर अटैक के कारण ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अब आप सवाल करेंगे कि ये एक दशक पुराना पोथा हम आज क्यों खोल रहे हैं? आपको याद है हमने शुरुआत में रहस्यमय आगजनी की कहानी सुनाई थी। ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स की तरह इस मिस्ट्री की कहानी भी ईरान से जुड़ी है और इस मिस्ट्री की मोडस ऑपरेंडी भी साइबर अटैक वाली घटना से बहुत मिलती है। ऐसा क्या मिस्टीरियस हो रहा है ईरान में? पिछले 3 हफ्ते से वहाँ एक के बाद एक कई रहस्यमय दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन हादसों में लेटेस्ट है ईरान के एक शिपयार्ड में लगी आग। शिपयार्ड माने वो जगह जहाँ जहाज़ बनते हैं, उनकी मरम्मत होती है। 15 जुलाई को दोपहर बाद खबर आई कि ईरान के बुशेहर शहर स्थित शिपयार्ड में आग लग गई। इसमें 7 से ज़्यादा जहाज़ जल गए। आग इतनी तेज़ थी कि इसको बुझाने में 10 घंटे से ज़्यादा लगे। आग क्यों लगी, वजह नहीं पता। दुर्घटना थी, हमला था, कोई नहीं जानता।
लेकिन जिस तरह ईरान में लगातार हादसे हो रहे हैं उससे शक हो रहा है कि शायद इनके पीछे इजराइल का हाथ हो। और शक की वजह क्या सिर्फ तुक्के में नाम लिया जा रहा है? इन सवालों का जवाब पक्के तौर पर किसी को नहीं पता, लेकिन बीते दिनों ईरान में जो हादसे हुए उनका ब्यौरा सुनकर शायद कुछ संकेत मिले। क्या है ये हादसे? पहला, राजधानी तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक जगह है परचिन। यहाँ ईरान का एक हाई सिक्योरिटी सैन्य बेस है। 26 जून को इसी बेस में एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि इसकी लपटों की रोशनी 30 किलोमीटर दूर तेहरान तक दिखाई दी। हादसा आपने जान लिया, अब जानिए परचिन साइट की वैल्यू। इस जगह पर बनती है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। आरोप है कि 2004 में इसी जगह पर ईरान ने हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट भी किए थे। ये टेस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे। 2018 में इजरायली एजेंट्स ने तेहरान की कई टॉप सीक्रेट फाइलें उड़ाई। इनसे परचिन साइट पर हो रही न्यूक्लियर एक्टिविटी का ब्यौरा सामने आया। दूसरा हादसा 2 जुलाई को हुआ। रात के करीब 2 बजे ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट की एक बिल्डिंग में आग लग गई। ईरानी अधिकारियों ने शुरुआत में छिपाने की कोशिश की, कहा कि सिर्फ एक शेड में आग लगी है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। ये धमाका नातांज प्लांट की उस इमारत में हुआ था जहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीनों का कारखाना था। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि 2 मंजिला बिल्डिंग की छत उड़ गई। इसका मुख्य हिस्सा बिल्डिंग का अंडरग्राउंड है। वहाँ कितना नुकसान हुआ नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ब्लास्ट के फौरन बाद ईरान के न्यूक्लियर चीफ अली अकबर सलेही भागे भागे नातांज प्लांट पहुंचे थे। बाद में जब सैटेलाइट तस्वीरों के सहारे नातांज प्लांट को हुए नुकसान के सबूत आने लगे, तब ईरान ने यू टर्न लिया। उसने कबूला कि इस धमाके के कारण न्यूक्लियर एनरिचमेंट के उसके प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA का भी बयान आया। इसमें ब्लास्ट के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ होने की आशंका जताई गई। और जानते हैं 2 जुलाई वाला ये ब्लास्ट उस बिल्डिंग में हुआ जिसके ठीक बगल वाली इमारत में 10 साल पहले ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स को अंजाम दिया गया था। क्या इतने ही हादसे हुए ईरान में? और भी कई हुए। मसलन 3 जुलाई को शिराज पावर प्लांट में आग लगी, 4 जुलाई को अहवाज पावर प्लांट में आग, 4 जुलाई को ही करोऊ पेट्रोकेमिकल प्लांट में गैस लीक हुई और 7 जुलाई को तेहरान के एक कारखाने में आग लगी। इन हादसों से पहले 9 मई को ईरान के शाहिद रजाई बंदरगाह पर एक बड़ा साइबर अटैक भी हुआ। उस हमले में क्या हुआ? जहाज़ों, ट्रकों और बंदरगाहों पर आने वाले सामान की आवाजाही को मैनेज करने वाले कंप्यूटर्स एक साथ ठप पड़ गए। कई दिनों तक पूरे बंदरगाह का कामकाज रुका रहा। 19 मई को वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक इस साइबर हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका है। खबरों के मुताबिक पहले ईरान ने इजराइल पर साइबर अटैक किया, फिर ईरानी हैकर्स ने इजरायली जल वितरण सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की और इसी के जवाब में इजराइल ने ईरानी पोर्ट को अटैक किया। जानकारों के मुताबिक बीते दिनों ईरान में जितने हादसे हुए उनमें से कुछ सच में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन नातांज प्लांट ब्लास्ट जैसे मामलों के पीछे इजराइल का हाथ होने की मजबूत आशंका है। 2 जुलाई वाली घटना को लेकर पत्रकारों ने इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से सवाल भी पूछा और उनका जवाब था, हम ऐसे काम करते हैं जिन्हें लेकर कोई टिप्पणी ना ही की जाए तो बेहतर है। पता नहीं 2 जुलाई वाली घटना का इस बात से कोई रिश्ता है कि नहीं, लेकिन इस घटना के 3 दिन बाद 5 जुलाई को मोसाद के मुखिया यूसी कोहेन का कार्यकाल बढ़ाया गया। एक और इनाम भी बटा इजराइल में। उस इनाम का ईरान और शाहिद रजाई बंदरगाह पर हुए हमले से कोई लिंक है या नहीं पता, लेकिन 25 जून को इजराइल ने यूनिट 8200 के जवानों को स्पेशल मेडल दिए। इस मौके पर IDF की तरफ से जारी बयान में लिखा था, मिलिट्री इंटेलिजेंस के इन जवानों को हाल ही में अंजाम दिए गए सीक्रेट ऑपरेशन की कामयाबी पर सम्मानित किया जा रहा है। अब सवाल है कि अगर इन हादसों के पीछे इजराइल का हाथ है तो इसकी वजह क्या है? एकाएक ईरान पर हमले क्यों तेज हो गए? वजह है बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ना इजरायली अस्तित्व पर खतरा है। नेतन्याहू की नज़र है नवंबर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर। अगर चुनाव में जो बाइडेन जीत गए तो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फिर जिंदा हो सकती है। नेतन्याहू ये नहीं होने देना चाहते, यानी अब ईरान को पीछे धकेलने के लिए उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं और शायद यही वजह है ईरान में हो रहे रहस्यमय हादसों की। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान अभी कमज़ोर है, जवाबी हमला करने की स्थिति में नहीं। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी भी खुलकर हमला नहीं करना चाहते, इसलिए सुलेमानी की हत्या के बाद जब ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो इस बारे में पहले ही बगदाद को खबर भेज दी। रूहानी का कार्यकाल अगले बरस पूरा हो रहा है। ईरान के नज़रिए से देखें तो रूहानी लिबरल है, बातचीत से चीज़ें सुलझाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी इस नीति से ईरान को फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत मुमकिन है कि अगले साल उनकी जगह हार्डलाइनर्स सत्ता में आए। वहाँ अभी से ही हार्डलाइनर्स का जोर दिखने लगा है। मसलन हार्डलाइनर्स ग्रुप के मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के नए स्पीकर हैं, वो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर भी रहे हैं। अमेरिका से बातचीत करके हालात सामान्य करना उनकी टेक्स्ट बुक से बाहर है। ये सारी स्थिति इजराइल भी कैलकुलेट कर रहा है। शायद इसीलिए उसने ईरान के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस तेज कर दिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पटरी से उतारने का उसका ये पुराना फार्मूला है। इसी फार्मूले की एक मिसाल देता हूँ आपको। कुछ बरस पहले ईरान में आए दिन वैज्ञानिकों पर हमले होने लगे। इन वैज्ञानिकों का रिश्ता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से था। 2007 से 2012 के बीच ईरान के 5 टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हत्या हुई। किसी की कार पर बम चिपकाकर उड़ा दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी को जहरीली गैस सुंघाकर मारा गया।
ये वो वैज्ञानिक थे जो मारे गए। इसके अलावा दर्जनों ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे जो हमले में बाल बाल बच गए। ईरान समेत पूरी दुनिया को इजराइल पर शक था। ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज़ एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका आरोप खारिज करता है, इजरायली भी इससे इनकार करते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कौन मार रहा है, इजराइल, अमेरिका या फिर खुद ईरान? ये कौन वाली बात भले एक सवाल हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ईरान के कथित न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम से जुड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर और अधिकारी लगातार मरते जा रहे हैं। ये था आज का दुनियादारी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।